कार्यपालिका राज्यपाल देखता है। संविधान भाग 6 में राज्य शासन के लिए कोई भी राज्य को शासन करना है उसके लिए प्रावधान किया गया है कि और यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए सभी राज्यों के लिए लागू है। ऐसा राज्य भाग 6 में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है ना, कोई भी राज्य का प्रशासन हो, ऐसा भाग 6 में है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य के जो कार्यपालिका कौन होता है? प्रमुख राज्यपाल करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य से इसका उपयोग करता है। प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर सकता है राज्य के कार्यपालिका राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है उपयोग। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। कोई भी राज्य में हमेशा एक ही राज्यपाल होता है, एक राज्यपाल होता है। लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। यानी एक ही राज्यपाल चाहेगा तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल पद नियुक्ति के लिए जाने वाले निम्न योग्यता है। क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। चुने जाने योग्य राज्य विधानसभा के जो पद है उसको चुने जाने योग्य होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। राज्य विधानसभा के पद चुनने लायक होना चाहिए, वही राज्यपाल बनता है विधानसभा वाला। हाँ, राज्यसभा अलग जगह, लोकसभा अलग जगह, तो समझिए कि राष्ट्रपति हो जाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। माने जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक राज्यपाल को पद दे सकता है। अनुच्छेद 156 के 1 में बोला है ऐसा, 56 के 1 में बोला है राष्ट्रपति चाहेगा जब तक तब तक राज्यपाल को नियुक्ति कर सकता है और पद त्याग कर सकता है और वह पद त्याग भी कर सकता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति को पद त्याग दे सकता है। 156 के 2 में राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये से मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यों का वेतन उसी अनुपात में दे देता है जैसा कि राष्ट्रपति चाहेगा। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यपाल है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनता है तो उसी अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति चाहेगा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश है या तो फिर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेने पड़ता है। राष्ट्रपति दिलाता है लेकिन उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने पद लेने पड़ता है शपथ। राज्यपाल की उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार, वो अपने पद के शक्तियों के प्रयोग अर्थात कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय का प्रति उत्तरदायी नहीं है। कह रहा है राज्यपाल अपने पद के शक्ति का प्रयोग जो होता है, पद मिल जाता है राज्यपाल को, अपने शक्ति का प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता अपने शक्ति और कर्तव्य का। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब पद ग्रहण कर लेगा कोई चाहेगा न्यायालय तो उसे आपराधिक कार्रवाई कर दे तो नहीं, ऐसा प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। कोई न्यायालय उसे पद पर रहते हुए गिरफ्तार भी नहीं कर सकता उच्च न्यायालय को, जैसे राष्ट्रपति है या राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या बाद उसके द्वारा किसी किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देना पड़ता है। कर राज्यपाल का पद ग्रहण कर रहा है या करने से पहले या बाद अगर चाहेगा तो कोई किसी के द्वारा कोई संबंध में सिविल कार्रवाई करना चाहता है तो उसको पहले 2 महीना पहले सूचना देना पड़ता है। राज्यपाल की शक्ति तथा कार्यपाल संबंधी राज्यपाल का जो शक्ति है और कार्य, पहला कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका के बारे में राज्यपाल काम करता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका, कोई भी राज्य है उसका कार्यपालिका कार्य राज्य के नाम से ही होता है, राज्यपाल का नाम से होता है कार्यपालिका का नाम। कार्यपालिका जो कार्य होता है राज्यपाल का नाम से होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य को नियुक्त करता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री को चुनता है, मुख्यमंत्री की सलाह से फिर अन्य मंत्रिपरिषद को चुनता है। उसे पद एवं उन्हें गोपनीयता का शपथ दिलाता है। कार्य राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री को चुन लेता है। जब मुख्यमंत्री को चुन लेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्री को चुनता है और पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग
कह रहा है केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। केंद्र किस तरफ भागता है? संघवाद की ओर भागता है। और संघवाद इस प्रणाली का कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र भारत में जो केंद्र राज्य है, केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर भागता है, उन्मुख है। और संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया। भारतीय संविधान में जो केंद्र और राज्य का विधायी जो शक्ति है, केंद्र के और राज्य की विधायी शक्ति, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। प्रशासनिक आधार पर और वित्तीय शक्ति के आधार पर बांटा गया है केंद्र और राज्य के विधायी शक्ति। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन के परिधि से बाहर रखा गया। बात तो यह है, केंद्र और राज्य के विधायी को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के विभाजन किया गया। लेकिन न्यायपालिका को क्या किया गया? इस विभाजन के परिधि से बाहर रखा गया। न केंद्र में रखा है, न राज्य में न्यायपालिका को। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र के और राज्य के शक्ति के बारे में बताया। 3 सूची दिया गया है ना। 7वीं सूची में 3 सूचियाँ हैं। केंद्र राज्य के शक्ति का विभाजन किया गया। पहला संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। संघ, राज्य, सम्मति औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों को विषय की संख्या से वही बनी हुई है जो मूल संविधान में है। पीछे पढ़ लिए हैं सूची के बारे में, फिर पढ़ लेते हैं। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के है, को उसी को शामिल किया गया है। जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है ना। कानून बनाने का अधिकार किस पर है? एक ही को बना सकता है और केवल केंद्रीय विधायिका बना सकता है। यानी केंद्रीय विधायिका कहने का मतलब कि संसद को है कानून बनाने का अधिकार। संघ सूची कहेगा तो संघ सूची में, इस सूची में इस समय कुल 100 विषय है। कितना विषय है? 100। संघ से सूची में 100 विषय पीछे पढ़ चुके हैं। पहले 97 था, अभी 100 हो गया, 3 बढ़ गया। जिनमें रक्षा, विदेशी मामले संघ सूची में आता है। युद्ध संघ सूची, अंतर्राष्ट्रीय संघ सूची, अणुशक्ति संघ सूची, सीमा शुल्क संघ सूची, जनगणना संघ सूची, विदेशी ऋण संघ सूची, डाक तार संघ सूची। डाक तार तो भाई विदेश केंद्र सरकार ने करेगा। प्रसारण केंद्र सरकार संघ सूची। टेलीफोन विदेशी, व्यापार, रेल केंद्र सरकार, वायु, जल परिवहन सब क्या हो गया? केंद्र सरकार के संघ सूची में। राज्य सूची पर जो स्थानीय महत्व का है, ये राष्ट्रीय महत्व का संघ सूची है। राष्ट्रीय महत्व का है, ये स्थानीय महत्व में आता है। राज्य सूची में जो स्थानीय महत्व का है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार एकमात्र अधिकार है राज्य विधानमंडल का, यही बना सकता है। राज्य तो राज्य विधानमंडल बनाएगा और संघ सूची में केंद्र सरकार संसद बना सकता है, लेकिन राज्य में राज्य विधानमंडल। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में संसद भी चाहे तो कानून बना सकता है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 हुआ। संघ सूची में 100 को था, शुरू में 97, इसमें 61 हुआ है। अभी पहले 66 को है, 5 घटी गया सूची में। जिनमें प्रमुख है लोक सेवा राज्य सूची में आता है। कृषि राज्य सूची में, कृषि लोग राज्य सरकार ने अपना अपना लगाया। वन होगा अपना अपना जंगल संभालेगा, कारागार होगा अपना अपना कारागार संभालेगा, भू राज्य अपना अपना भूमि संभालो, लोक व्यवस्था अपना अपना भूमि संभालो, राज्य अपना, पुलिस राज्य है, पुलिस लोक स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन, स्थानीय नामे है तो अपना अपना जगह को संभालिए। स्थानीय महत्व देवे की है राज्य सूची में। क्रय विक्रय सिंचाई सब राज्य सूची में आता है। 7वीं सम्मति सूची में विषयों पर संसद और राज्य दोनों, राज्य विधानमंडल दोनों बना सकता है। केंद्र सरकार या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों चाहेगा तो कानून बना सकता है। सम्मति में समय बराबर दोनों, लेकिन कानून बना सकता है। यदि दोनों कानूनों में विरोध हो जाता है राज्य और केंद्र में, तो संसद और राज्य बनाएगा, कानून लागू होगा, राज्य विधानमंडल खत्म होता है। 52 विषय था, अभी शुरू 47 को था, अभी 52 हो गया। और जब राज्य सूची में 66 से 61 को बचा, 5 को कम हो जाता है। सम्मति सूची में 52 विषय भी है, पहले था 47 बढ़ गया, 5 को बढ़ा है, 52 हो गया। उन्हें प्रमुख है सम्मति सूची में राष्ट्रीय रेल मार्ग चाहेगा तो राज्य विधानमंडल और संसद दोनों बना सकता है। परिवार नियोजन दोनों हो गया। जनसंख्या नियंत्रण दोनों, समाचार पत्र दोनों, कारखाना दोनों, शिक्षा दोनों सम्मति सूची में। आर्थिक और सामाजिक दोनों, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक दोनों। संविधान के 42वें संविधान संसद में क्षेत्र के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या, वन हो गया, शिक्षा, जनसंख्या,
नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाट, माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय के समिति सूची में शामिल किया गया। किसको? 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा वन को, शिक्षा को, जंगल शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट, माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय के समिति सूची में शामिल किया गया। अब भी अंतिम प्रविष्टि की जनसंख्या 97 है। पूछेगा अंतिम प्रविष्टियों की संख्या कितना? 97 है। लेकिन कुल देखा जाए 100 को प्रविष्टि है, कुल 100 को है और 97 हो गया, लेकिन टोटल 100 को, कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 के क, 92 के क और 92 के ख, 2 के क, 92 के क और ख दोनों जोड़ा गया है। 97 ना हो गया 1 2 3 97 से 3 को जोड़ा तो 100 ना हो गया। प्रविष्टि 33 को घटाया गया, 33 हट गया, इतना जुटा है। 2 के क, 92 के क और ख जोड़ा है, 33 को हटा दिया। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 66 है। अभी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11 19 20 29, 11 19 20 29 और 36 को हटा दिया गया, तो 66 को बचा। अभी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है। 12 तीसरा तुरी में 47 को बचा, लेकिन इसमें कुल 52 को है, 47 से 52 है। प्रविष्टि संख्या 11 के क, 17 क, 17 ख, 20 के क, 33 को जोड़ देगा। 33 को क हटाया गया था 97 में, इला में जोड़ देगा तीसरा में 33 को। अवशिष्ट विधायी शक्ति जिन विषयों को संघ सूची और राज्य सूची और समिति सूची में शामिल नहीं किया गया तो उसको कहा अवशिष्ट है, तो शेष बचेगा। शामिल नहीं किया गया उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया। तीनों से कोई नहीं रहेगा तो संसद बनाएगा, उसी को बोलता है अवशिष्ट संघ विधायी शक्ति। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का संसद की शक्ति। और राज्य सूची पर जो ऐसे तो राज्य विधानमंडल बना रहा था, 66 का विषय था शुरू और 61 का विषय बच रहा है। और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल बनाता है, जरूरत पड़ने पर संसद बनाता है केंद्र सरकार। लेकिन वही बोल रहा है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का संसद की शक्ति कैसे है? संविधान के अनुच्छेद 249 बोला है। यही 249 बोलता है कि भैया राज्य सूची के विषय में कानून संसद में बना सकता है यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत क्या करा? 2/3 बहुमत करा। यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति, राज्यसभा में जितना लोग उपस्थित उसका और मतदान करने वाले सदस्य उसका दोनों को 2/3 बहुमत पारित कर दे तो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के संसद चाहेगा तो राष्ट्रीय हित में ध्यान में रख करके राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगा तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तन होता है, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, फिर राज्य सरकार के हाथ में रहता है। लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। बनाता है राज्य सूची पर कभी कभी बनावा करेगा तो 1 वर्ष के लिए बनाएगा, लेकिन 1 वर्ष के लिए बनाता है। लेकिन राज्यसभा चाहेगा क्योंकि इसे पारित करके कई वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। देखते हैं अनुच्छेद 247, अनुच्छेद बाद में पढ़ेंगे। कह रहा राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। आपात करेगा, राष्ट्रीय आपात लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, उस समय चाहेगा तो संसद चाहेगा तो राज्य सूची पर कानून बना सकता है ना? राज्य सूची पर कानून बना सकता है, संसद कानून बनाने का अधिकार है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। चाहे राष्ट्रपति आपात लगे, राष्ट्रपति शासन लगे या राज्य का सहमति मिल जाए तो चाहेगा तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। संसद संघ के प्रमुख राज्य स्रोत निगम कर, संघ हो गया, संघ में केंद्र वाला निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, कृषि को छोड़ करके बाकी संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, ये सब संघ सूची में आता है। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़ करके संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, सब संघ के अंतर्गत आता है। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत राज्य के अंतर्गत है। व्यक्ति कर, व्यक्ति पर राज्य होगा। कृषि को छोड़कर कृषि राज्य सूची में आता है, बाकी बचेगा संपदा शुल्क आपको संघ में आता है। कृषि हो गया। भूमि पर कर, टैक्स, भूमि पर कर टैक्स है ना, ये भूमि को यहाँ कृषि भूमि को छोड़ करके भूमि पर कर, संपदा शुल्क छोड़ करके संपदा शुल्क राज्य में आता है। भूमि एवं भवनों पर कर टैक्स, पशु और नौकायन पर कर टैक्स,
बिक्री कर टैक्स, वाहनों पर चूंगी, इस राज्य सूची में आता है। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हो गया। केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र हो और राज्य के बीच मत विवादों का सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किया। कभी कभी केंद्र राज्य के बीच विवाद हो गया तो कौन सुलझाएगा? तो वो 4 आयोग बनाया गया है, 4 जो इस प्रकार है। प्रशासनिक आयोग, पहला हो गया प्रशासनिक आयोग, दूसरा हो गया प्रशासनिक सुधार आयोग, रजमनार आयोग, फिर रजमनार के बाद भगवान सहाय समिति आयोग, तीसरा है भगवान सहाय समिति सरकारी आयोग, भगवान सहाय समिति, चौथा हो गया सरकारी आयोग। कौन कौन है? केंद्र राज्य के बीच विवाद को सुलझाने वाला प्रशासनिक सुधार आयोग, रजमनार आयोग, भगवान सहाय समिति आयोग, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग के बारे में, सरकारी आयोग के बारे में देखते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार को बीच के विवाद को सुलझाता है, वही सरकारी आयोग चौथा स्थान पर है 1983 में। कब? 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार ने क्या किया? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने क्या किया ना, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश कौन थे? RS सरकारिया। RS सरकार की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। यही RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता में 1983 में RS सरकारी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य के बीच में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। वे वी शिवरामन, पहला हो गया वी शिवरामन, दूसरा हो गया MR सेन आयोग के 2 आयोग के 2 अन्य सदस्य MR सेन थे, इसको 2 और थे, MR सेन के 2 और, दूसरा तीसरा इसी में जाता है। पहला शिवरामन, फिर MR सेन, यही MR सेन के 2 और मिला जाएगा, 2 यहाँ हो गया, यहाँ से 3 गुना हो गया। आयोग से कहा गया कि सरकारी आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धति का परीक्षण करे, ताकि केंद्र राज्य सरकार के बीच विवाद हुआ है और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रमाणिक सिफारिश प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है। कितना? 1 वर्ष का समय दिया जाता है। केंद्र राज्य के बीच में आपको क्यों समस्या हुआ, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ता है। 1 वर्ष काम का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा सारी कार्य आयोग का गठन करने के लिए। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 में पेश किया। रिपोर्ट जो था सरकारी आयोग का रिपोर्ट बनाने के लिए अक्टूबर में था 1987 में पेश किया। इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आधिकारिक तौर देखा जाए जनवरी 1988 में किया गया था, 1 साल बाद। जब रिपोर्ट आया था 87 में, उसके बाद 88 में इसका आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी कर देगा सरकारी आयोग का। आयोग ने केंद्र सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें पेश किया गया। 247 सिफारिश। पूंछी आयोग अप्रैल 2007 में था। ये अब सरकारी आयोग था 83 में और पूंछी आयोग आया था 2007 में। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधी की समीक्षा के लिए, ये भी वही है, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व उच्चतम न्यायालय के सरकारी RS सरकारी के अध्यक्षता में था 30 सदस्यीय आयोग का गठन। यहाँ है, यह भी 2007 में था। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी के अध्यक्षता में था पूंछी आयोग 2007 में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे। इसमें सरकारी आयोग में 3 सदस्य थे ना, शिवरामन और MR सेन के 2 और, टोटल 3 हो जाता है। यहाँ है पूंछी आयोग के 4 सदस्य थे। 4 धीरेन्द्र सिंह, पहला धीरेन्द्र सिंह, दूसरा हो जाता है विनोद कुमार, तीसरा हो जाता है प्रो एन आर है माधव मेनन, चौथा होता है आपको डॉक्टर अमरेश बागची थे। धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रो NR माधव मेनन, डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 में डॉक्टर बाजपेयी के निधन हो जाता है। डॉक्टर बाजपेयी जो थे फरवरी 2008 में मर जाते हैं। डॉक्टर बाजपेयी के निधन हो जाने के बाद और डॉक्टर बाजपेयी कौन डॉक्टर बाजपेयी है ना, धीरेन्द्र सिंह कुमार, विनोद कुमार, प्रो N माधव मेनन,
डॉक्टर अमरेश बागची, हाँ यही अमरेश बागची 2008 में बेचारा मर जाता है। डॉक्टर बागची के 2008 में निधन के बाद विजय शंकर आयोग के एक सदस्य के रूप में आते हैं। फिर इनके जब विजय शंकर आयोग आते हैं पुंछ आयोग में, अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त हो जाते हैं। फरवरी में आते हैं, अक्टूबर में नियुक्त होते हैं विजय कुमार शंकर। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया पुंछ आयोग का कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः इन नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक था। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के 263 के अनुच्छेद में है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना करेगा। उस सतह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? स्थापना राष्ट्रपति करता है। कितना अनुच्छेद है? 263 में। किसके बीच? अंतर्राज्यीय है तो भाई केंद्र और राज्य के बीच में होगा। 263 राष्ट्रपति करता है गठन। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना होता है। पूछता है पहला बार राष्ट्रपति कौन किया? कब? जून 1990 में। इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई था। स्थापना होता है जून 1990 में और बैठक होता है 10 अक्टूबर 1990 को। 10 अक्टूबर को इसके नियमित सदस्य हैं प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट असर के मंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होते थे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होता है। कितने बार? 3 बार। देखिए सदस्य जो थे ना प्रधानमंत्री के द्वारा 6 कैबिनेट मंत्री असर के मंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के, और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री आना चाहिए, और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक भी होते हैं। मुख्यमंत्री के साथ प्रशासक भी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो होता है 10 अक्टूबर को, वही बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी। क्या बार? 3 बार, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, या वो नहीं रहेगा प्रधानमंत्री तो अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। यही कैबिनेट में 6 मंत्री आगे करता है, वही कैबिनेट स्तर के मंत्री करता है, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य आवश्यक होना चाहिए। कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए है, तभी बैठ सकता है आपको अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन बैठक में। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को काट देता है और बोलता है कि नए संसद लाने के लिए नीति आयोग का गठन करता है। 15 अगस्त 2014 को था नीति आयोग, योजना आयोग हटा करके 15 अगस्त को 2014। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI कहा गया। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत मंत्रिमंडल का तहत एक नई संस्था बनाएगा, जिसे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2015 को नई संस्था बना, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया, जिसे NIT, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, फॉर T से ट्रांसफॉर्मिंग, I से इंडिया अस्तित्व में आया। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है। नीति आयोग के नाम पर ही जाना जा रहा है आपको। नीति 2015 से 15 अगस्त 2014 को था नीति आयोग के योजना आयोग जो हट कहता है नीति आयोग 15 अगस्त 2014 को 14 ईस्वी को इसे समाप्त करने के लिए घोषणा की गई थी। 15 अगस्त को भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, इसलिए 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा होता है। 15 मार्च 1950 को स्थापना होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था पहले, और नीति आयोग भी प्रधानमंत्री होता। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष पूछेगा उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग योजना आयोग जो था नीति आयोग आगे सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति के निर्माण करने वाले संस्था की भूमिका निभाएगा। नीति आयोग केंद्र सरकार का तो करवे करेगा, साथ ही साथ आपको राज्य सरकार की भी भूमिका निभाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह राजनीति और तकनीकी सलाह देगा। या केंद्र हो या राज्य सरकार के राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय के मुद्दों पर बात करेगा नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। पंचवर्षीय
पंचवर्षीय के बारे में पंचवर्षीय योजना के बारे में भी नीति आयोग चाहेगा तो सरकार को सलाह दे सकता है। नीति आयोग देखा जाए तो 15 अगस्त 2014 को बना था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री था, उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया, जबकि योजना के उपाध्यक्ष था गुलजारीलाल नंदा। यहाँ नीति आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया और पूर्णकालिक सदस्य विवेक देवराय। कौन कौन थे पूर्णकालिक सदस्य पूछे? कौन? विवेक देवराय, वीके सारस्वत। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह था, गृह मंत्री था राजनाथ गृह मंत्री। अरुण जेटली वित्त मंत्री था उस समय, एवं पासपोर्ट मामले तथा सूचना प्रसारण मंत्री वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे उस समय। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे। विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी आमंत्रित करके बुलाया गया था। थावर चंद्र गहलोत, स्मृति ईरानी। अधिशासी परिषद के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। अधिकारी पूछेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद रखते हैं। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी योजना बनता है उसका भागीदारी राज्यों को होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव होता है। इस प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। कब? 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग पूछेगा तो योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को, इसको हटा करके योजना को 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग बना था। और यहाँ 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग था। नीति आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सचिव बनता था, योजना आयोग के सचिव होता था। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता था। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। भारतीय संघ के जितना भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे वो है ना, भारतीय संघ या सभी राज्यों के, भारत के संघ केंद्र शासित प्रदेश है या राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य माने जाते थे और अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री और सदस्य सचिव होते थे योजना आयोग के सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना। केंद्र हो और राज्य सरकार दोनों के बीच, और साथ में योजना आयोग के बीच में जो भी सेतु की तरह काम करता था राष्ट्रीय विकास परिषद के संस्थानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया। पूछता है राष्ट्रीय विकास परिषद का सुपर कैबिनेट किसने कहा था? तो के संस्थानम ने कहा था। अब चलते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का बारे में बोला गया अनुच्छेद 280 में, जबकि यही कहेगा अंतर्राज्यीय परिषद 263 में बोला गया। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना होता है 1990 में जून में, और बैठक होता है 10 अक्टूबर। प्रधानमंत्री इसका और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री का असर होते हैं। सभी राज्यों के और संघ राज्य के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होते हैं। बैठक 3 बार होता है, 3 बार वर्ष में, साल में 3 बार। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि नीति आयोग का हो या योजना आयोग का हो या राष्ट्रीय विकास परिषद का हो, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। इसका वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग है जो राष्ट्रपति कर सकता है, बाकी सब प्रधानमंत्री है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा। 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया। अनुच्छेद 280 में है ना, ऐसे अनुच्छेद 280 में, लेकिन राज्य में भी वित्त आयोग होगा। राज्य में वित्त आयोग का गठन का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में बोलता है कि राज्य में वित्त आयोग का होगा। 243 1 देख लीजिएगा। पहला वित्त आयोग 1991 में केसी नियोगी का अध्यक्ष था। 1952 से 57 5 वर्ष चला था। दूसरा हल था 1956 से 5 वर्ष, 51 5 56 के 57 से 62 में। ठीक है, अगला पढ़ दीजिएगा। लोक सेवा आयोग
लोक सेवा आयोग भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सबसे पहले सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। पूछता भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम लागू होता। इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था लोक सेवा आयोग का गठन स्थापना। 26 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। कहा ना लोक सेवा आयोग की स्थापना जो होगा ना उसके लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने क्या किया सिफारिश किया था। इसी विधि आयोग 1924 के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना होता भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। संघ लोक सेवा के आयोग के जो अध्यक्ष होता है और सदस्य को या अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को है, तब सदस्यों की नियुक्ति करेगा। कितना करना है नहीं करना है। वर्तमान में इनकी संख्या 10 है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितना है 10 टोटल है जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है और निर्धारित करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है 6 वर्ष के लिए किया जाता है और जो संख्या 10 है 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है 6 वर्ष के लिए होता है कार्यकाल। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए करता है। यदि यह 6 वर्ष के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेती है वह पद से मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु के अंदर। और राज्य लोक सेवा आयोग कहेगा तो उल्टा है, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। खूब होगा उल्टा है। यह संघ लोक सेवा था, यह राज्य लोक सेवा है तो राज्यपाल करेगा भाई अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, परंतु इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल का नहीं है तो राष्ट्रपति हटाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें 62 वर्ष आता है। राज्य तो 62 उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यालय के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, उच्चतम न्यायालय है ना के न्यायालय के उच्चतम प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटाएगा। नियुक्ति तो कर देता है राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति हटाता है अनुच्छेद 317 के तहत। निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं तो निर्वाचन भाग 15 में लिखा गया। भाग 15 में बोला गया है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, 324-29 तक निर्वाचन आयोग है। भाग 15 निर्वाचन है 324-29 तक निर्वाचन। राजभाषा 17 में है, भाग 17 में 343 से 351 निर्वाचन हो गया। भाग 15 में है 324 से 329। वही निर्वाचन आयोग भाग 15 में है अनुच्छेद 324 के 329 तक देखें। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को था। स्थापना 25 जनवरी 1950 को था निर्वाचन आयोग, जबकि लोक सेवा आयोग देखें 1926 में था और 1950 में था निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अस्थायी संवैधानिक संस्था, कैसा अस्थायी संवैधानिक निकाय माना जाता है निर्वाचन को। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है। इसका गठन जो होता है निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन तो निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है। गठन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा गठन होता है। एक नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो मुख्य लगेगा उसको चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो पहले कर लेता है ना, जो पहले कर लेता होगा। और अन्य चुनाव आयुक्त जो हो देता है इसका भी 6 वर्ष होता है, जो 62 वर्ष का होता है, जो पहले कर चुका है। यानी कि राज्य लोकसभा की तरह होता है। और मुख्य चुनाव होता है संघ लोकसभा की तरह, और अन्य चुनाव होता है राज्य लोकसभा की तरह। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। जितना सर्वोच्च न्यायालय को मिलता है उतना ही मिलता है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे या अन्य चुनाव आयुक्त रहे, मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के इतना बराबर 90,000 रुपया भत्ते प्राप्त होता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था। निर्वाचन क्या है? संवैधानिक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। पहले चुनाव आयोग जो था
चुनाव का हुआ निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग था पहले, लेकिन परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्य होता है। पहले एक सदस्य से अक्टूबर आते आते 1993 में 3 सदस्य होता है चुनाव आयोग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। केरल के पारू संविधान सभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में होता। पारू विधानसभा में होता 50 बूथों पर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रयोग पहली बार होता मई 1982 में होता किया गया था। पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5 98 में और राजस्थान के 5 तो दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। 82 में का हुआ ना पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 1998 में मध्य प्रदेश में होता 5 विधानसभा में और राजस्थान पूछेगा तो राजस्थान और दिल्ली के दोनों जगह, राजस्थान दिल्ली के 6 विधानसभा में चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था। 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था, जबकि पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में होता 50 बूथ पर और मध्य प्रदेश में 98 में 5 जगह, राजस्थान दिल्ली में 5 जगह, राजस्थान में 5 जगह जी और दिल्ली के 6 विधानसभा में चुनाव। 1999 इसमें पूरा चुनाव कराने वाला बन जाता है केरल गोवा। और केरल में पहला तो ये था 1998 में 82 में पहला चुनाव ईवीएम का केरल में। कहता है ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 ईस्वी में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। ऐसे तो 1999 में गोवा ने पूरा चुनाव करा दिया था, लेकिन ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 के बाद हो रहा है। संपूर्ण आम चुनाव होता है ना। 2009 ईस्वी में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं में ये चुनाव ईवीएम का प्रयोग होने लगा। 2009 से आम चुनाव रही या विधानसभा रहे, सभी पे 2009 से ईवीएम का प्रयोग होने लगा। चलते हम लोग निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या क्या है जरा देखते हैं, जिसके अनुच्छेद 15 भाग में देखे अभी हम लोग। अनुच्छेद 15 भाग में अनुच्छेद 324-29 स्थापना होता। कब होता स्थापना? 15 भाग 324-29 में स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। एक संवैधानिक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग का राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, गठन करता है। निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति गठन करता है और नियुक्ति करता राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले पूरा कर चुका है। मुख्य है मुख्य चुनाव आयुक्त में, अन्य चुनाव आयुक्त में 62 आयु तक 6 वर्ष से रहता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसर। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना चाहिए। क्षेत्रों का परिसीमन और सूची तैयार करता मतदाता सूची। विभिन्न राजनीतिक दल को, राजनीतिक जो दल है उसको मान्यता प्रदान करना और राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। कह रहा है राजनीतिक दल बनाओ और चुनाव चिन्ह देना चाहिए। चुनाव भी करवाना, चुनाव चिन्ह दे करके राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। यह है मुख्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अभी देखो अभी संवैधानिक है तो अस्थायी अस्थायी ऊपर हम लोग देखेंगे, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। संवैधानिक मतलब संविधान ने किया, अस्थायी है। दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त मिलकर के निर्वाचन आयोग का गठन करता है और नियुक्ति करता राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसे प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसी के समान ही है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसी के समान है। आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा अच्छा नियुक्ति के पश्चात नियुक्ति के बाद जब निर्वाचन आयोग से नियुक्ति होता है, मुख्य चुनाव की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति करता है। उसका मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किया जा सकता है। लाभ का पद बना हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कौन सा? संचित निधि से। ये देख लीजिएगा, तेलुगु देशम पार्टी से मिशन 50 में पढ़ चुका है, उसमें याद कर लीजिए, में देखकर सब कर सकता है।
राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने वाले आवश्यक शर्त है। तो कैसे करेंगे राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे हासिल करेंगे? लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव, या लोकसभा का आम चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, दोनों किन्हीं में किन्हीं 4 अथवा 4 को या अधिक राज्यों में, 4 राज्य हो या 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का जितना वैध मत उसका 6%, कितना 6%, आपको 6% प्राप्त करना जरूरी है वोट, तब जाकर मिलेगा आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल मिलेगा। दूसरा कहता है इसके अलावा 6% मिलवे करेगा, उसके अलावा इसे किसी एक राज्य में या एक राज्य में या राज्यों से विधानसभा, वो राज्य में जो विधानसभा है वो विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतना होगा। पहले तो बोला कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा राज्य विधानसभा का चुनाव हो, उसमें 4 को या 4 से अधिक राज्य में 6% वोट जो वैध मत है उसका 6% वोट लाना जरूरी है। फिर बोलता है कि एक राज्य में हो या राज्यों से विधानसभा कम से कम 4 सीटें जितनी होना चाहिए, 4 सीट जितना भी चाहिए। वोट तो मिलेगा करा 6%, सीट भी जितना चाहिए 4 सीट। लोकसभा में कहेगा 2% सीटें और ये कम से कम 3 को विभिन्न राज्यों में हासिल होना चाहिए। लोकसभा में 2% सीट होना चाहिए और 2% सीट और कम से कम 3 को राज्य में हासिल होना चाहिए, तब जाकर जीत पाएगा। देख लीजिएगा नियम 50 में है मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा ही मतदाता का फोटो प्रयुक्त होता है। 1993 ईस्वी के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण करने के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। समान रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर के पहली तारीख मतदाता तिथि मानी जाती है। नवंबर की पहली तारीख को या 1 नवंबर को इस तिथि 18 वर्ष आयु पूरे करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का प्रमाण पत्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पत्र हो जाता है। फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने की योजना निरंतर रूप से जारी रहती है। इसके पूरा होने का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसा 1993 ईस्वी के द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 में बोला गया। मतदाता सूची के जाली मतदाता सूची को हटाने के लिए असली मतदाता लाना है पहचान पत्र का। 93 में परिसीमन आयोग के बारे में देखते हैं। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि संविधान में परिसीमन आयोग बनवे करें। कोई निर्देश स्पष्ट नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा और राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के राज्य के जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उस क्षेत्रों के विभाजन या पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। कर है अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना होगा। जनगणना के बाद अभी जैसे 2023 में जनगणना हो रहा बिहार में, उस जनगणना के बाद समाप्ति पर लोकसभा और राज्य के निर्वाचन क्षेत्र है उसका लोकसभा और राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन होगा और पुनः समायोजन का कार्य होगा, वो संसद द्वारा कार्य किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में बोला है 82 में संशोधन करके परिसीमन पर 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दिया है। बोला है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 82 में ये बात बोला गया है। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 82 में ये बात बोला गया कि परिसीमन पर 2000 ईस्वी तक रोक लगा दो। परिसीमन पर रोक लग गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ईस्वी के द्वारा संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 17 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया। बोलता है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2001 के द्वारा। बोला गया जो 82 में बोला गया है परिसीमन पर 2000 तक रोक लगा दो, उसी अनुच्छेद 82 में और 170 के अनुच्छेद 3 में कुछ संशोधन किया गया है जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं होगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 में बोला गया 82 के अनुच्छेद 70 के 3 में कि लोकसभा रहे या विधानसभा का रहे, दोनों की सीटों की संख्या 2026 तक न कोई वृद्धि होगा न कोई कमी होगा, ऐसा बात बोला है।
परिसीमन आयोग जो 82 संविधान संशोधन 82 अनुच्छेद में रोक लगा दिया था 2000 ईस्वी तक, वही परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जो 2000 तक रोक लगाया गया था तो 2002 में शुरुआत होता है परिसीमन आयोग, 2002 ईस्वी का गठन होता है। जो परिसीमन आयोग दोबारा होता है 2002 वाला, इसका गठन 12 जुलाई को होता है, रोक लगने के बाद 12 जुलाई को गठन किया गया था। 2002 को ही किया गया था, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के द्वारा होता है अध्यक्षता में, कुलदीप की अध्यक्षता में। इस आयोग की सिफारिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को 2008 है को मंजूरी प्रदान करता है। तो ठीक है, 12 जुलाई 2000 को मंजूरी दे देता है 2008 को। नए परिसीमन लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। का नया जो परिसीमन जो था 2002 में लागू होता है 12 जुलाई को, लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या का बढ़ जाएगा। और नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। कितना 2001 का जो जनगणना उसी के आधार पर नया परिसीमन आयोग का गठन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था। परिसीमन आयोग में देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित देश का जितना मुख्य निर्वाचन है आयुक्त उसका सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। चलो इतना जो यही सब देखना देख लीजिए। पहला परिसीमन आयोग 1992 में था, पहला 1992 में था। दूसरा परिसीमन आयोग 1962 में था। 10 वर्ष होता ना, 10 जोड़ दीजिए 92 10 62 और फिर 10 जोड़ दीजिएगा 72 होना चाहिए। तीसरा एक जोड़ दीजिए 11 73 है। फिर 73 के बाद फिर 2002 में होता चौथा परिसीमन। भारत 2016 की कह रहा नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट अनुसूचित जाति था, पहले था आरक्षित सीट, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट। अनुसूचित जाति पहले 79 को था आरक्षित सीट, अभी हो गया 84 सीट अभी है। और 84 संविधान संशोधन के द्वारा 2001 के द्वारा 1982 और 70 के 7 में संशोधन किया गया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित है। अनुसूचित जनजाति 41 को पहले से था जनजाति वाला में, और 47 को 6 को बढ़ गया। पहले में 5 को, दूसरा में 6 को। अनारक्षित सीटों की संख्या 412 हुआ, 412 हुआ अनारक्षित 412। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, कौन कौन था 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं होगा? 12 जुलाई को होता शुरू असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इस चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों का स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका था। जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटों कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सकता। सीट कम था, इस चलते नहीं हो सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम क्या क्या है? वरीयता क्रम भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इस प्रकार। राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति का स्थान था वरीयता क्रम, फिर उपराष्ट्रपति, फिर तीसरा प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में होना चाहिए में भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। भारत का मुख्य न्यायाधीश फिर लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता का भारत रत्न सम्मान के धारक, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। योजना आयोग के सदस्य केंद्र में राज्य मंत्री। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है भारत रत्न जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। भारत रत्न से इसमें होगा, देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क में भारत रत्न सम्मान का धारक। वही कहा भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दे दिया गया है भारत रत्न को। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 के क स्थिति प्रदान की है। कहने का मतलब हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन था। श्री शेषन के
क्या तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यही श्री सेशन के आग्रह पर सरकार ने क्या किया, मुख्य चुनाव आयुक्त के 9 के क की स्थिति प्रदान करता है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा। यह संशोधन अगस्त 93 में किया गया। 93 में संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में बात बोला गया है राजभाषा के बारे में, और लिपि क्या होना चाहिए, देवनागरी लिपि राजभाषा। 17 अनुच्छेद में 343 अनुच्छेद 17 भाग में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 बोलता है, क्या बोलता है, राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। कहने का मतलब हुआ 343 में बोल दिया राजभाषा है, एक और बढ़ा दिएगा 340 होता है। इसमें बोलता है 340 में राष्ट्रपति को चाहिए कि राजभाषा संबंधित कुछ विषय पर, राजभाषा से संबंधित कोई विषय बनाना होगा राष्ट्रपति को, उसके लिए सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करना होगा, ताकि एक आयोग का नियुक्ति हो जाए। राष्ट्रपति के लिए राजभाषा से संबंधित कुछ बात बताने के लिए प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए, इस अधिकार मतलब कि राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषय पर सलाह लेने के लिए एक आयोग का गठन हो गया। उस आयोग के अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बी जी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। पूछता प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में। 1955 में क्या होता है, श्री बी जी खरे थे, श्री बी जी खरे अध्यक्ष थे। इन्हीं के समय 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ताकि 340 में धारा के तहत ताकि राजभाषा से संबंधित कुछ बात विचार कर सके। 8वीं सूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का उपयोग किया गया, गठन किया गया था 1955 में श्री बी जी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 1956 में 55 के बाद एक वर्ष बाद 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया, है ना, गठन हुआ था 55 में, प्रतिवेदन दिया 1956 में, अपना प्रतिवेदन दिया। 8वीं सूची में इस प्रकार भाषा है, बांग्ला, असमिया से स्टार्ट किए, असमिया भाषा, बांग्ला भाषा, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, संस्कृति को भी स्थान है ना, सिंधी, तमिल भाषा, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। 1967 में संविधान के अनुच्छेद 21 संविधान अनुच्छेद 1967 में कहा हुआ ना कि 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी जो है, सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको किसके तहत, 1967 में संविधान के 21वां संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 जोड़ा गया। 1992 में 71वां संशोधन के तहत मणिपुर, कोंकणी, नेपाली नेम को, इसको नाम दिया गया है नेम को, लेकिन पीछे नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 1992 में 71वां संशोधन के तहत नेमको को जोड़ा गया है 8वीं सूची में। 92 के तहत 2003 में देता है, 92वां हल था 2003 में। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो यहाँ जोड़ा गया है। 92वां 2003 के तहत बोडो बोडो, 2 से डोगरी, 7 से संथाली, 9 से मैथिली। सिंध को जोड़ा गया 21वां संशोधन 1967 के तहत। 92 में 71 नेमको, 92-71 नेमको, लेकिन 92 2 से 3 बोडोसम। राज्य की भाषा अनुच्छेद 345 के राज्य की भाषा जो होगा, है ना, 345, ये तो बोला था राजभाषा। 17 अनुच्छेद 343 देवनागरी वाला, ये राज्य की भाषा है। अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है, प्रत्येक राज्य का जो विधानमंडल का अधिकार है, क्या अधिकार है, मंडल को अधिकार देगा कि वो 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्टि भाषाओं में से किसी एक या अधिक सरकारी कार्य के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है, किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्य के परस्पर संबंधों में संघ राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय के तथा विधानमंडल की भाषा संविधान में प्रावधान किया गया है क्या, कि जब तक संविधान में ऐसा बात बोला गया कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अथवा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो पटना वाला भाषा अंग्रेजी होगा, और संसद तथा राज्य विधानमंडल
और अब पाए तो काम अंग्रेजी में ही होगा, कोई भी काम अंग्रेजी में होगा, ऐसा भाषा बोला गया संसद द्वारा।